मुद्रास्फीति के आंकड़े अभी आए हैं और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह बहुत गर्म है। उम्मीद से ज्यादा गर्म श्रम विभाग से आए मुद्रास्फीति के आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका में कीमतें लगभग 1.5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। तो ये सवाल उठता है, क्या मुद्रास्फीति औपति वापस आ गई है? क्या हम उपभोक्ता कीमतों में फिर से तेजी देखेंगे जैसे हमने 2021 और 2022 में देखा था? और हाँ, वैसे हमारे टैरिफ उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को और भी बदतर बना देगा। मैं आपको 3 सरल तेज चरणों में उत्तर बताने जा रहा हूं। पहला चरण, आइए इस गर्मा गर्म सीपीआई रिपोर्ट और पर नजर डालें जो अभी आई है। और वैसे पीपीआई उत्पादक मूल्य सूचकांक ने भी उम्मीदों को पार कर लिया। लेकिन आइए इस चार्ट को देखें। हम 2025 से शुरू करते हैं। हम 2020 तक पूरी तरह से पीछे जाते हैं। बाईं ओर हम 0% से 10% तक जाते हैं। यह सीपीआई एंड कोर सीपीआई है और अब यह अस्थिर को बाहर करता है। वे कभी नहीं कह सकते कि यह भोजन और ऊर्जा को बाहर करता है। उन्हें हमेशा कहना पड़ता है यह अस्थिर भोजन और ऊर्जा को बाहर करता है। मुझे नहीं पता क्यों, यह एक स्क्रिप्ट की तरह है जिसे वे सभी उपयोग करते हैं। लेकिन वैसे भी यहां वापस आते हुए यह लाल रेखा सीपीआई को दर्शाती है, नीली वह रेखा कोर है। तो अधिकांश भाग के लिए वे एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सीपीआई अधिक बढ़ता है और फिर अधिक घटता है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि यह अस्थिर है। तो क्यों ना हम सीपीआई से शुरू करें, क्योंकि यही वह है जिस पर सभी ध्यान केंद्रित करते हैं। 2020 से पहले हम लगभग 2% के आसपास थे। फिर हमें सर्विशियस बीमारी मिलती है। जैसा कि आप कल्पना करेंगे, ये लगभग 0 के आसपास गिरता है और फिर हम सीधे उस बिंदु तक जाते हैं जहां ये लगभग 9.8% पर चरम पर होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, गर्मी के मौसम में 2020-22 और फिर यह सीधे नीचे चला जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि कीमतें घट रही थीं। या मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों के लिए भ्रमित करने वाला हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि परिवर्तन की दर घट रही थी। तो यहां कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, लेकिन वे सिर्फ मान लीजिए 3% की दर से बढ़ रही हैं। अगर आप सीपीआई पर विश्वास करते हैं 9.8% के विपरीत, तो हम इसे कहते हैं डिस मुद्रास्फीति, न कि अपस्फीति, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कीमतें घट रही हैं। लेकिन डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि कीमतें कम दर से बढ़ रही हैं। 2023 में फिर हम यहां थोड़ा स्थिर हो जाते हैं और फिर हम 2.4% तक नीचे गिरते हैं और फेड दरें घटाना शुरू कर देता है, जो कि अजीब है। और फिर हम साल दर साल 3% पर वापस जाते हैं, जो कि 9.4 शास्त्र को देखते हुए अभी भी अडजस्टो कम है। लेकिन फिर से यह सवाल उठता है, क्या यह उपभोक्ता कीमतों में एक नई तेजी की शुरुआत है? 9, 10, 11, 12% तक वापस जाने की। कई लोग कह रहे हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे 1970 के दशक में, जब हमारे पास शुरुआत में मुद्रास्फीति की एक बड़ी लहर थी और फिर यह थोड़ा नीचे जाती है और फिर यह वापस ऊपर चली जाती है। जब तक वोल्कर को मुद्रास्फीति की कमर तोड़ने के लिए फेड फंड्स दर को बढ़ाना नहीं पड़ा। वह क्या था? 18-19 लगभग 20%। लेकिन यहां मुख्य बात, इसलिए मैंने यहां मुख्य लिखा है, मेरे लिए जरूरी नहीं कि यह साल दर साल की संख्या हो। जैसा कि हमने कहा 3%, ये वास्तव में महीने दर महीने है। बाजार की उम्मीदें 0.3% की थीं। अभी भी एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, लेकिन हमने 0.5% की वृद्धि देखी। यही कारण है कि ये सभी विशेषज्ञ इस सीपीआई रिपोर्ट को बहुत गर्म कह रहे हैं। तो बाजार की प्रतिक्रिया क्या थी? जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, 10 वर्षीय ट्रेजरी आसमान छू गया। ये दिन के एक समय में 11-12 आधार अंक तक बढ़ गया। वे वापस आकर शायद 8 या 9 आधार अंक पर आ गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से फेड ने दरें घटाना शुरू किया और जब से हमने सीपीआई को 2.4 से 3% तक जाते देखा है, इस समयावधि के दौरान लगभग 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 100 आधार अंक तक बढ़ गई है। मुझे लगता है कि हमने लगभग 3.7 या 3.8 के आसपास शुरू किया था। यह पूरी तरह से 4.8 तक बढ़ गया और फिर यह शायद 4.5 तक नीचे आ गया। लेकिन फिर यह 4.6% से ऊपर तेजी से बढ़ गया जब हमारे पास यह सीपीआई रिपोर्ट थी, जो बाजार की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। तो यही हुआ।
लेकिन अब अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसमें जाना होगा भविष्य में क्या होने की संभावना है। और फिर इस वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कि क्या टैरिफ समस्या को बढ़ाएंगे या शायद वे मुद्रास्फीति को कम करेंगे, कौन जानता है। आपको यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक इंतजार करना होगा। दूसरा कदम, अब आइए 2025 के बाकी हिस्सों में मुद्रास्फीति के बहुत खराब होने की संभावनाओं पर विचार करें। शुरू करने के लिए मैं एक चार्ट देखना चाहता हूं। वास्तव में 2007 2008 में मुझे लगता है कि आप लोग इसे बहुत दिलचस्प पाएंगे। आप में से अधिकांश लोग मेरे वीडियो देखने से जानते हैं, फेड ने पिछली दर कटौती चक्र शुरू की थी, सिवाय सर्वेसियस बीमारी के सितंबर 2007 में 18 सितंबर को, अजीब तरह से। और जब उन्होंने कटौती शुरू की तो फेड फंड्स दर अजीब तरह से 5.25% थी। और निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप लोग मजाक समझ रहे हैं, ये वही शुरुआती बिंदु और वही तारीख है जो हमने इस बार देखी। लेकिन उस समय जब फेड ने दरें घटाना शुरू किया तो सीपीआई काफी अलग था। यह लगभग 3.5% के आसपास था। अब जब फेड ने दरें घटाई तो आपको क्या लगता है कि सीपीआई के साथ क्या हुआ? और ध्यान में रखें, यह ठीक उसी समय है जब हम महामंदी के बाद सबसे बड़े वित्तीय संकट में जा रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप मानेंगे कि सीपीआई नीचे चला गया होगा। मेरा मतलब है, हर कोई जानता है कि 2009 में यह वास्तव में एक तिमाही के लिए नकारात्मक हो गया था, लेकिन यह बहुत ही अप्रत्याशित होगा। इस चार्ट को देखें और आप देखेंगे कि लाल रेखा 2008 के मध्य तक ऊपर जाती है, इसे जून जुलाई कहें। सीपीआई 3.5% से बढ़ गया था, तो यह 5.6 तक पहुंच गया, जो 2% से अधिक की वृद्धि थी। जबकि हम एक अवस्फीति, अगर नहीं तो अपस्फीति मंदी में थे, जो महामंदी के बाद सबसे खराब थी। लेकिन उस समय के दौरान फिर से सीपीआई 2% बढ़ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी 2008 जैसा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं इस वीडियो के विषय पर बने रहते हुए, वह यह है कि सिर्फ इसलिए कि हमने सीपीआई को 2.4 से 3% तक जाते देखा है, इसका यह मतलब साय नहीं है कि हम उपभोक्ता कीमतों के पुनः तीव्र वृद्धि की अगली लहर में हैं, जैसा कि हमने 1970 के दशक में देखा था। और हाँ, वैसे आप इस चार्ट को देखकर देख सकते हैं कि जब सीपीआई 5.6 तक पहुंच गया तो क्या हुआ? यह सीधे नीचे चला गया, नकारात्मक 2 तक, जैसा कि हमने पहले कहा था। दूसरे शब्दों में 2009 में एक तिमाही के लिए 2% अपस्फीति। अब बहुत से लोग एक महत्वपूर्ण बात करेंगे और वे कहेंगे, जॉर्ज, खैर जो आप मिस कर रहे हैं वह है यह सारा पैसा छापना जो हमने किया है। मेरा मतलब है 2020, 21, 22 में जब पैसा छापने की मशीन चल रही थी, हम सभी को वह मीम याद है, वह गिफ्ट जिसमें जेरोम पॉवेल ऐसे थे और सारा पैसा बाहर छिड़क रहा था। और जाहिर है हमारे पास जीएफसी से पहले ऐसा नहीं था। तो आप सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि खैर क्योंकि 2008 में यह इस तरह से हुआ तो 2025 में भी यह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के मामले में इस तरह से हो सकता है, क्योंकि आप कमरे में हाथी को छोड़ रहे हैं, वो बड़ा एक्स फैक्टर जो है धन आपूर्ति की वृद्धि। यह सर्वासियस बीमारी के दौरान लगभग अभूतपूर्व था। ठीक है, खैर यह एक शानदार प्रतिवाद है, लेकिन चलिए इतिहास में वापस जाते हैं और तथ्यों को देखते हैं। तो चलिए जीएफसी से पहले के कुछ वर्षों को देखते हैं, ये देखने के लिए कि M2 के साथ क्या हुआ, धन आपूर्ति, और फिर हम इसकी तुलना कर सकते हैं उन अभूतपूर्व स्तरों से जो हमने देखा है थर्ड बी से। हम बिल्कुल वही समय अवधि का उपयोग करेंगे। तो इस चार्ट को देखते हुए हम लगभग जून 2003 से अप्रैल 2008 तक जाते हैं और M2 धन आपूर्ति में वृद्धि हुई थी 30%। ठीक है,
तो आप उम्मीद करेंगे कि अगर आप 2020 से 2025 तक देखें तो शायद एक वृद्धि देखेंगे। 130% की, शायद 200%। मेरा मतलब है, फिर से पैसा छापने की मशीन तेजी से चल रही थी, लेकिन वास्तव में हमने 8% की वृद्धि देखी। दिन के अंत में मेरी दृष्टि में ये जीएफसी से पहले जो हमने देखा और आज तक सर्वासियस बीमारी के बाद जो हमने देखा, उसके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो हमने स्थापित किया है वह यह है कि सीपीआई का 2.4% से 3% तक जाना जरूरी नहीं, कि अभूतपूर्व हो। और हमने देखा है कि यह कैसे हुआ जब हमारे पास अवमूल्यन या वास्तविक मुद्रास्फीति की कौन थी, जब हमने देखा कि सीपीआई बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गया। याद रखें, हमने इसे केवल 60 आधार अंकों तक बढ़ते हुए देखा है। 2008 के दौरान हमने इसे 200 आधार अंकों तक बढ़ते हुए देखा था, इससे पहले कि हमारे पास अंततः अवमूल्यन और मुद्रास्फीति थी। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई निश्चितता नहीं है, केवल संभावनाएं हैं। तो हम अभी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि हम सभी चर को देख रहे हैं, सभी डेटा, सभी तथ्य, और फिर एक गहन विश्लेषण करें कि उपभोक्ता कीमतों में पुनः तेजी की संभावनाएं क्या हैं, जैसा कि हमने तेजी डे 1970 के दशक के दौरान देखा था। और इस संदर्भ में मैं आप सभी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि 2021, 2022, 2023 के दौरान हमारे पास इतनी उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति क्यों थी? ये दो कारणों से है। पहला कारण यह है कि हमारे पास स्टेमी चेक थे जो बाहर जा रहे थे, जिससे गति बढ़ी। हमारे पास M2 मुद्रा आपूर्ति में नाटकीय वृद्धि का परिणाम था और सरकारों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट कर दिया। उन्होंने सभी को 2 साल के लिए पिंजरे में बंद कर दिया, भगवान के लिए। खैर, जब आप उन लोगों के साथ समग्र मांग बढ़ा रहे हैं जिनकी खर्च करने की उच्च प्रवृत्ति है, तो वस्तुओं और सेवाओं की संख्या कम होगी, इसलिए वह गति निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप देखेंगे कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी। लेकिन पुनः तेजी लाने के लिए हमें वही स्थिति फिर से देखनी होगी। और जैसा कि आप M2 मुद्रा आपूर्ति के चार्ट को देखकर बता सकते हैं, हम वास्तव में पिछले 2 वर्षों में नीचे हैं। हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो हमने देखा था, जिसने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को शुरू में जन्म दिया था। और अगर कुछ भी है तो इन टैरिफ के साथ लकड़ी पर दस्तक दें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं काफी बेहतर हो गई हैं। इसलिए मुझे कोई सबूत नहीं दिखता कि जो महत्वपूर्ण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को शुरू में होने का कारण बना, वह फिर से होगा। और यह बहुत अच्छी खबर है। तीसरा कदम, तो मेरी मूल धारणा है कि हम उपभोक्ता कीमतों की पुनः तेजी नहीं देखेंगे जैसे हमने 1970 के दशक में, जहां हम सीपीआई 3% से आगे बढ़ते हैं, 3%, 3%, 7%, 9%, 12%। लेकिन दिन के अंत में कोई निश्चितता नहीं होती, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। तो ये मेरी सबसे अच्छी अनुमान है, लेकिन दिन के अंत में वास्तव में कोई नहीं जानता। तो अब चलिए ट्रंप टैरिफ के सवाल को हल करते हैं। क्या यह उपभोक्ता कीमतों को बढ़ावा देगा? खैर, हम DXY के चार्ट को देखकर शुरू करते हैं। यह डॉलर बनाम अन्य मुद्राओं की टोकरी, हम इसे लगभग सभी अन्य फिएट मुद्राओं के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करेंगे। आज की तारीख अगस्त 2024 तक वापस जा रही है। हम 95 से 110 तक जाते हैं और आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा स्थिर रहते हैं, तो थोड़ा नीचे जाते हैं, लेकिन यह अभी भी 100 से ऊपर है। और फिर हम लगभग 110 तक पूरी तरह से ऊपर जाते हैं। हाल ही में हम लगभग 108 या 107 तक नीचे आ गए हैं। तो जब हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, औसत व्यक्ति को वॉलमार्ट, होम डिपो पर सामान के लिए कितना भुगतान करना होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ लागू करते हैं, तो टारगेट, ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें और समझाऊं। यह व्यक्ति औसत व्यक्ति नहीं है, नहीं, 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 लेकिन वह औसत व्यक्ति का चीनी चचेरा भाई है। यह सही है। हर किसी का पसंदीदा चीनी निर्माता औसत व्यक्ति, और उसके पास यहां उसकी बहुत ही शानदार चीनी टोपी है।
और निश्चित रूप से उसके पास उसका फू मांचू है और वह ऐसे उपकरण बना रहा है जिन्हें वह बेच रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर रहा है। वह उन्हें अपने चचेरे भाई को बेच रहा है, औसत व्यक्ति जो उन्हें वॉलमार्ट, होम डिपो और टारगेट से खरीद रहा है। अभी के लिए मान लें कि युआन, जो कि चीनी मुद्रा है, बिल्कुल डॉलर के समान है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसे उदाहरण के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो इस युआन बराबर है एक डॉलर, समझ गए। लेकिन उसके उपकरण की लागत 75 युआन है। तो वह प्रति बिक्री 25 युआन कमाना चाहता है, तो वह 100 चार्ज कर रहा है। अपने उपकरण के लिए वॉलमार्ट, होम डिपो, उमा और टारगेट में, और फिर से पर 20% मार्जिन चाहता है। यही वास्तव में वो चाहता है। तो उसे वास्तव में परवाह नहीं है कि वह $100 प्राप्त कर रहा है। जिसकी उसे वास्तव में परवाह है, और यही मुख्य बात है, वह यह है कि वह 100 युआन प्राप्त कर रहा है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं ठीक है, हम एक चीन से आने वाली हर चीज पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं $1 युआन से 2 युआन हो जाता है। इसकी मूल्य में वृद्धि हुई है, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। तो इससे औसत सीएचओ को यह करने की अनुमति मिलती है कि वह वास्तव में अपने उपकरण की डॉलर कीमत को घटा सके, मान लीजिए 50 तक। क्योंकि फिर जब आप ट्रंप का 100% टैरिफ जोड़ते हैं, तो यह अभी भी वॉलमार्ट, होम डिपो और टारगेट में औसत जो के लिए $100 की मूल कीमत पर बिक रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है कि जो इन $50 को लेकर उन्हें युआन में बदलने जा रहा है, और क्योंकि डॉलर की मूल्य में वृद्धि हुई है, उदाहरण में दिए गए इन संख्याओं के आधार पर वह अभी भी अपने 100 एम घरेलू मुद्रा इकाइयां प्राप्त करने जा रहा है, जो उसे 25 युआन का लाभ मार्जिन रखने के लिए चाहिए। तो अगर डॉलर मजबूत होता रहता है, और यह एक बड़ा अगर है, तो यह टैरिफ को संतुलित कर सकता है। तो जो सामान आप खरीद रहे हैं, जो एक्स वाइज टैरिफ वाले देश से आयात किया जा रहा है, उसकी डॉलर कीमत में वृद्धि नहीं हो रही है। अब एक पल के लिए मान लें कि डॉलर की मूल्य में वृद्धि जारी नहीं रहती। मान लें कि यह घट जाता है या यह बस स्थिर रहता है। खैर, मुझे अब भी नहीं लगता कि टैरिफ संयुक्त राज्य अमेरिका में सामानों की कुल टोकरी की लागत को बढ़ाएंगे। यहाँ कारण है, क्या यह औसत जो वॉलमार्ट, होम डिपो, टारगेट से आने वाले सामान की कीमत बढ़ाएगा? बिल्कुल, यह बढ़ेगा। लेकिन औसत जो की तनख्वाह उसी दर से बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए उसके पास एक विकल्प होगा। यदि वह औसत जो के उत्पाद खरीदने के लिए अधिक पैसा आवंटित करता है, तो जो होगा वह यह है कि उसके पास अन्य चीजों पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा। तो आपके पास यह पीटर से लेकर पॉल को देना वाली स्थिति होती है, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं, जहां आर्थिक गतिविधि वास्तव में घट जाती है। तो हां, यह सच है कि यहां कीमतें बढ़ रही होंगी, लेकिन संभावना है कि वे यहां कम हो रही होंगी। तो जब आप पूरे सामान की टोकरी को देखते हैं, तो कीमतें उतनी नहीं बढ़ती जितना कि वास्तविक टैरिफ। तो अब चलिए उस ब्रेकिंग न्यूज पर आते हैं जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। 10 वर्षीय ट्रेजरी, जैसा कि हमने पहले चरण में कहा था, उस गर्मागर्म सीपीआई रिपोर्ट के बाद बहुत ऊपर चला गया। लेकिन आज, सिर्फ एक दिन बाद, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने देखा कि 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड फिर से नीचे गिर गई, जहां यह रिपोर्ट से पहले थी। तो 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड, ऐसा लगता है कि वह उस बात से सहमत है जो मैंने दूसरे चरण में कही थी कि मेरी मूल धारणा यह नहीं है। हम 3% से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति से, जैसा कि सीपीआई द्वारा मापा गया है, सीधे 10-12 जो भी हमने देखा था 1970 के दशक में। और एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा वह यह है कि बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि फेड बहुत ढीला है। उनकी मौद्रिक स्थितियां बहुत ढीली हैं।
यही कारण है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लेकिन ये बात मेरे लिए ज्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि जैसा कि हमने पहले चरण में कहा था, 10 वर्षीय ट्रेजरी पिछले, चलिए इसे 4 या 5 महीने कहते हैं, 100 आधार अंक बढ़ गया है। और यह वास्तविक अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण ब्याज दर है। यह जरूरी नहीं कि फेड फंड्स रेट हो। तो मेरा कहना है कि वास्तव में हमारी मौद्रिक स्थितियां ढीली नहीं हुई हैं। मौद्रिक स्थितियां वास्तव में कड़ी हो गई हैं, जबकि फेड ने 100 आधार अंक कम कर दिए हैं। तो मुख्य निष्कर्ष यह है कि हमने देखा है कि सीपीआई 2 पॉइंट फार से अप्रत्याशित रूप से सीधे 3% तक चला गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब है कि हम सीधे 1970 के दशक में वापस आ गए हैं। और जहां तक टैरिफ की बात है, हालांकि ये यहां कीमतें बढ़ा सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरे बास्केट की कीमतें बढ़ाता है, सामानों की। और अगर डॉलर बढ़ता रहता है तो यह टैरिफ को संतुलित कर सकता है जो ट्रंप लागू करते हैं। अधिक सामग्री के लिए जो आपको संपत्ति बनाने और अनियंत्रित केंद्रीय बैंकों और बड़े सरकारों की दुनिया में फलने फूलने में मदद करेगी, इस प्लेलिस्ट को यहां देखें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।